हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र जो कि है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 का। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2022, वह हम लोग का अगस्त में होगा पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम, क्योंकि जो जुलाई की डेट शीट आई है उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो टाइम मिल गया है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए और प्रीवियस सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई हैं दो सूचियाँ। सूची 1 में कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग दिए गए हैं और सूची 2 में मानव शरीर के अंग दिए गए हैं। यानी जो कौटिल्य ने राज्य के अंगों की तुलना मनुष्य के किस अंग से की है, इसका मिलान हमें यहाँ करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर देना है। देखिए पहले में क्या दिया है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंग सेकेंड सूची में। तो जो अमात्य हैं उन्हें कौटिल्य ने किस अंग से तुलना की है अमात्य की? तो अमात्य की तुलना कौटिल्य द्वारा आँखों से की गई है। सुरहित की तुलना उन्होंने की है कान से। दुर्ग की तुलना की गई है भुजाओं से कौटिल्य द्वारा, और कोश की तुलना की गई है मुख से। तो हमारा आंसर जो सही होता है 2 4 3 1 हमारा आंसर सही होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। देखिए अमात्य कहाँ है, उन्होंने अमात्य की तुलना किससे की है? अमात्य की तुलना की है आँखों से। सुरहित की जो तुलना की गई है वो कान से। दुर्ग की तुलना भुजाओं से और कोश की तुलना मुख से। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य ने जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया है, उनके अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित है। कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत उन्होंने राज्य का दिया है, वो कहते हैं कि जो राज्य है वह 7 तत्वों से मिलकर बना है। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं और उनकी तुलना उनके द्वारा किन अंगों से की गई है, तो आपको बता दें। देखिए राज्य के जो 7 तत्व हैं, पहला तत्व है स्वामी। पहला तत्व उन्होंने बतलाया स्वामी अर्थात राजा। स्वामी को क्या कहा गया है? राजा। राज्य की तुलना उन्होंने किससे की है? राजा की तुलना की है उन्होंने सिर से। अमात्य का अर्थ क्या है? मंत्री की तुलना की गई है आँखों से। तीसरा जो अंग तत्व बतलाया है वह है सुहृद जो है वह राजा का मित्र होता है। सौहार्द जिसे कहते हैं, राजा का मित्र। उन्होंने सौहार्द की तुलना की है कानों से। और उसके बाद जो चौथा उन्होंने बतलाया है राज्य के तत्व कोश। जो चौथा तत्व उन्होंने बतलाया है कोश, जिसकी तुलना उन्होंने मुख से की है। पांचवा तत्व बतलाया है वह है सेना। पांचवा तत्व इन्होंने क्या बतलाया है? सेना। सेना की तुलना की गई है उन्होंने की है मस्तिष्क से। सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। छठा तत्व बतलाया उन्होंने दुर्ग। दुर्ग की तुलना वो करते हैं बाहों से यानी भुजाओं से। उसके बाद जो सातवां तत्व बतलाया उन्होंने पुर या जनपद अर्थात भूमि एवं प्रजा। तो जो पुर या जनपद है उसकी तुलना उन्होंने की है जंघाओं से। तो जो 7 तत्व हैं, कौन कौन 7 तत्व हैं? स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, सेना, दुर्ग और पुर या जनपद। तो देखिए स्वामी की तुलना सिर के समान है, अमात्य जो है आँखों के समान है, सुहृद है वह कान है, और कोश जो है वह मुख है, सेना मस्तिष्क है, दुर्ग बाहें हैं, और जो जनपद है वह क्या है? राज्य की जगहें हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, तो उसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वह हमें बतलानी है। तो देखिए ऑप्शन पहला है कि यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है। तो देखिए प्लेटो के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यह सही है। प्लेटो एक आदर्शवादी था। और सेकंड में देखिए क्या क्या है कि बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है।
बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक जो प्राथमिक शिक्षा है वह आरंभ होती है। यह बात भी करते हैं प्लेटो। थर्ड है, सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। सार्वजनिक परीक्षा जो होती है वह 20 वर्ष में होती है। और ये भी बात करते हैं उनके द्वारा की गई है। और जो फोर्थ है 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो ये भी सही है। यानी जो हमको आंसर देना है, जो प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार हैं उनके बारे में सत्य कथन बतलाना है। तो देखिए जो चारों कथन हैं वो प्लेटो की शिक्षा से संबंधित है। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो 4 होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, यानी चारों कथन सही है। देखिए जो प्लेटो की रिपब्लिक है, प्लेटो की जो प्रथम पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें केवल सरकार के संबंध लिखी गई पुस्तक नहीं है। वह केवल सरकार से संबंधित नहीं है बल्कि वह शिक्षा पे लिखी हुई बेस्ट पुस्तक है। जैसे कि रूसो ने कहा था कि जो रिपब्लिक है यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है। रूसो के द्वारा कहा गया था कि यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है जो प्लेटो की रिपब्लिक है। शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं जो हैं देखिए इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है कि उनकी शिक्षा की जो योजना है वह संरक्षक वर्ग के लिए थी। शिक्षा की जो योजना थी वह संरक्षक वर्ग के लिए थी, जिसमें उत्पादक वर्ग में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। संरक्षक वर्ग में कौन कौन आ रहा था? संरक्षक वर्ग में सैनिक वर्ग और शासक वर्ग आते हैं, उत्पादक वर्ग उसमें नहीं आते हैं। तो उनकी जो शिक्षा योजना थी किसके लिए थी? संरक्षक वर्ग के लिए थी। उत्पादक वर्ग पे उन पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया था। और जो उनकी दूसरी विशेषता है कि उनकी पूरी शिक्षा योजना, जो प्लेटो की शिक्षा योजना थी वह संपूर्ण जो शिक्षा योजना है राज्य द्वारा नियंत्रित थी तथा इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना था। और जो तीसरी विशेषता इनकी शिक्षा की है वह सामाजिक और सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन मानते थे शिक्षा को। प्लेटो द्वारा जो शिक्षा थी उसे सामाजिक, सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन माना गया। और चौथी विशेषता है कि यह 3 चरणों से मिलकर बनती है। उन्होंने शिक्षा को जो शिक्षा ग्रहण करने का चरण बतलाए हैं उन्होंने 3 चरण बतलाए, वह 3 चरणों से मिलकर बनती है। जो प्राथमिक शिक्षा है उन्होंने बतलाया है प्लेटो ने कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह 6 से 20 वर्ष की आयु में, और उच्च शिक्षा जो है वह 20 से 35 वर्ष की आयु में, तथा जो प्रायोगिक शिक्षा है वह 35 से 50 वर्ष की आयु में लेनी चाहिए। वो इस शिक्षा के 3 चरण बतलाते हैं। इसके बाद जो इनकी विशेषता है कि उनकी शिक्षा का जो उद्देश्य है, प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है शासकों को प्रशासनिक राज्य कौशल सिखाना और सैनिकों को सैनिक कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना। ये उनका उद्देश्य था, उनकी शिक्षा का यह उद्देश्य था। तो जो हमारा चारों कथन दिया गया है प्लेटो की शिक्षा के संबंध में वह सही है। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? थॉमस हॉब्स ने किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? तो देखिए जो हमारा इसमें आंसर सी होता है, हमारा आंसर सी होता है ऑप्शन फर्स्ट, यानी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पर। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पर हॉब्स ने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। देखिए थॉमस हॉब्स जो थे वे प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते हैं। और गैलीलियो की यांत्रिक से प्रभावित होकर जो हॉब्स थे वह गैलीलियो के यांत्रिकी से प्रभावित थे, और उससे प्रभावित होकर हॉब्स ने यह विचार रखा कि जो संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या है, हॉब्स का विचार था कि जो संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या है वह यांत्रिक दृष्टि से की जा सकती है। मानव प्रकृति पर भी यह बात लागू होती है, यह बात करते हैं हॉब्स। और किससे प्रभावित थे? तो गैलीलियो के यांत्रिकी सिद्धांत से वह प्रभावित थे। तो इसमें पूछा क्या गया है, थॉमस हॉब्स की अभिधारणा किस अभिधारणा से प्रभावित होकर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? तो वो जिस अभिधारणा से प्रभावित हुए थे वह है प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसो की समान इच्छा, जनरल विल का अर्थ क्या है? रूसो की समान इच्छा का अर्थ क्या है? तो देखिए रूसो की जो समान इच्छा का अर्थ है वह है यथार्थ इच्छा यानी रियल विल। यथार्थ इच्छा यानी रियल विल जो है वह रूसो की समान इच्छा का अर्थ है। देखिए रूसो की जो जनरल विल यानी यथार्थ इच्छा है, रूसो के चिंतन के संदर्भ में समान इच्छा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए रूसो ने जो समान इच्छा की संकल्पना है उसको स्पष्ट करते हुए सबसे पहले तत्कालीन इच्छा एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा यानी रियल विल में अंतर करना किया। रूसो ने क्या किया? समान इच्छा की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले जो तात्विक इच्छा थी
यानी जो तत्कालिक इच्छा यानी एक्चुअल विल थी, और जो तात्विक इच्छा थी यानी रियल विल थी, उन दोनों में अंतर करना शुरू किया। और कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को समान हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है तो वहाँ तात्विक इच्छा होती है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को समान हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है तो वह तात्विक इच्छा होती है, उनको व्यक्त करता है। जब वह स्वार्थ से प्रेरित होकर, वहीं वह व्यक्ति जब स्वार्थ से प्रेरित होकर समान हित के प्रति उदासीन हो जाता है, तब उसके मन में जो इच्छा पैदा होती है वह उसकी तत्कालिक इच्छा होती है यानी एक्चुअल विल होती है। समान हित का एक ही मार्ग हो सकता है, रूसो के अकॉर्डिंग जो समान हित है उसका एक ही मार्ग हो सकता है, इसलिए तात्विक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों को स्वार्थ की पूर्ति के भिन्न भिन्न मार्ग हो सकते हैं, इसलिए तत्कालीन इच्छा जो है वह अनिश्चित और अस्थिर होती है। तो उन्होंने एक्चुअल विल को अस्थिर और अनिश्चित माना, और जो उन्होंने समान इच्छा को बेस्ट बतलाया है वह है रियल विल, यथार्थ इच्छा। उन्होंने उनके जनरल विल का जो अर्थ है, समान इच्छा का जो अर्थ है, यथार्थ इच्छा को वह समान इच्छा बतलाते हैं। जो समान इच्छा क्या है, जो अपने व्यक्तिगत हित के समान हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखती है, अपने हित को भी देखती है और समान हित के स्वाभाविक अंश के रूप में भी देखती है। और जो एक्चुअल विल होती है वह क्या होती है, जो एक्चुअल विल होती है वह स्वार्थ से प्रेरित होती है। तो हमारा आंसर इसमें से होगा यथार्थ इच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है। आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। उदारीकरण जो है वह एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। किसका दृढ़ विश्वास था कि जो आवधिक व्यक्ति समुदाय है उसमें सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण जो है वह एक विध्वंसक सिद्धांत है। तो देखिए यह कहा था एम बाल्जर ने। एम बाल्जर के अनुसार जो आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि जो उदारीकरण है वह एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। नव उदारवाद से दूर पड़ने वाले मूल्यों की हिमायत करती थी। जो उदारीकरण है क्या है, वह एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। नव उदार जो थी वह 20वीं सदी के आरंभिक दशकों के सकारात्मक उदारवाद से दूर पड़ने वाली मूल्यों की हिमायत करती थी। नव उदारवाद क्या करती थी, 20वीं सदी के आरंभिक दशकों के सकारात्मक उदारवाद से दूर पड़ने वाली मूल्यों की हिमायत करती थी। इसी की प्रतिक्रिया के तौर पे 1980 या 1990 के दशक में राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया गया। यह चिंतन धारा सामुदायिक नाम से जानी जाती है। इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण चिंतक जो थे वह थे चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल और वाल्जर, जिसके लेखक जो थिंकर्स में शामिल हैं। सामुदायिकतावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ समुदाय की भलाई की ओर भी ध्यान देने की बात करती है, हिमायत करती है, क्योंकि इस दृष्टि के धारकों को लगता है कि जो राजनीतिक विवेक व्यक्तिवादी उदारवादी सिद्धांतों को समुदाय के महत्व को पर्याप्त मान्यता नहीं दी जाती है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा एम वाल्जर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। कुछ आनंद जो होते हैं वह अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो यह कथन था जे.एस. मिल का। देखिए जे.एस. मिल ऑप्शन 4 है। देखिए जे.एस. मिल का यह कथन था कि जो कुछ आनंद होते हैं वह अन्य की तुलना में क्या होते हैं, तो अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। जे.एस. मिल के द्वारा जो गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जे.एस. मिल ने जे.एस. मिल जो थे उन्होंने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया और उपयोगितावाद के अंतर्गत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये बेंथम का कथन था। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का हिसाब लगाते समय समाज की कुल संतुष्टि पर विचार किया जाता है, अल्पमत पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि प्रस्तुत सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विशेष गरिमा को मान्यता देता है। इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में मिल का दृष्टिकोण उपयोगितावाद की समान धारणा से अधिक प्रगतिशील सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें नैतिक व्यक्तिवाद की ओर झुकाव दिखाई देता है। मिल ने तर्क दिया था कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर अवश्य होता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के सुख होते हैं उनमें गुणात्मक अंतर अवश्य होता है, और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिणाम में कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। जे.एस. मिल के अनुसार, जे.एस. मिल का कथन है कि स्वतंत्रता मनुष्य के नए नए सुखों का पता लगाने और पाने में समर्थ बनाती है।
यह अपने आप में इतना बड़ा सुख है जिसके आगे अन्य सब सुख जो है वह तुच्छ है। यह बात करते हैं जे एस मिल। तो ऑप्शन हमारा सी होता है जे एस मिल। जे एस मिल ने बेंथम की आलोचना की थी। उनके जो उपयोगितावादी सिद्धांत हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है। आधुनिक लोकतंत्र को बहुतंत्र किसने कहा है, यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो आधुनिक लोकतंत्र है उसे बहुतंत्र कहा है। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2, रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल बहुलवादी चिंतक थे। तो आधुनिक लोकतंत्र को इन्होंने क्या कहा है, बहुतंत्र। रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है। और रॉबर्ट डहल जो थे वह एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। ये एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने लोकतंत्र को अभिजनवादी और बहुलवादी अभिधारणा को संयुक्त करते हुए, रॉबर्ट डहल ने अभिजनवादी और बहुलवादी अभिधारणा को संयुक्त किया और अपनी लोकतांत्रिक अभिधारणा को बहुतंत्र की संज्ञा दी। इन्होंने अपने लोकतंत्र की अभिधारणा को किस नाम की कौन सी संज्ञा दी, तो बहुतंत्र की संज्ञा दी। रॉबर्ट डहल के अनुसार जनता समूहों और अभिजन वर्ग के राजनीतिज्ञों दोनों के माध्यम से सक्रिय होती है। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे समुदायों का हवाला दिया, रॉबर्ट डहल ने अनेक ऐसे समुदायों का हवाला दिया है कि जो सरकार की नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यापारी घराने और उद्योगपति, सौदागर, श्रमिक संगठन इत्यादि जो हैं यह नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी कार्यसूची क्रियान्वित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो नीति निर्धारण की वह क्या होगी, उनकी जो कार्यसूची दी गई है वह पूरी रूप से क्रियान्वित होगी। सारे समूह समान रूप से सशक्त नहीं होते और अनेक समूह जो होते हैं वो अपने मनोअनुकूल नीतियों को मनवाने की अपेक्षा प्रतिकूल नीतियों को की रोकथाम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये कथन था रॉबर्ट डहल, जिन्होंने रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा है, तो बहुतंत्र कहा है। देखिए लेखक दिए गए हैं, उनकी अवधारणा सूचियाँ हैं दो, एक सूची में ऑर्थर हैं, दूसरी सूची में क्या है, दूसरी सूची में है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी महत्वपूर्ण अवधारणा। तो हमें मिलान करना है किस थिंकर की कौन सी अवधारणा है। तो पहला है जॉन रॉल्स। तो जो जॉन रॉल्स हैं इनकी अवधारणा है, तो ये बात करते हैं वितरणात्मक न्याय की। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात किसने की है, तो जॉन रॉल्स ने की है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात। वितरणात्मक न्याय की बात की है जॉन रॉल्स ने। रॉबर्ट नोजिक, तो रॉबर्ट नोजिक जो है वह संबंधित है न्याय के पात्रता के रूप में इन्होंने देखा। इन्होंने न्याय को पात्रता के रूप में देखा। जस्टिस एज इंटायरमेंट और जस्टिस एज एंटिलमेंट है, जस्टिस एज एंटिलमेंट के रूप में देखा था रॉबर्ट नोजिक ने। तो देखिए जो जॉन रॉल्स है वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नोजिक न्याय पात्रता के रूप में, माइकल वाल्जार है, उन्होंने न्याय को समुदायवादी दृष्टिकोण से देखा। ये समुदायवादी थिंकर थे। और थॉमस पोगे जो है इन्होंने वैश्विक न्याय की बात की है। तो जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नोजिक न्याय पात्रता के रूप में, माइकल वाल्जार न्याय का सामुदायिक दृष्टिकोण और थॉमस पोगे तो वैश्विक न्याय की बात करते हैं। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होता है 3412 सही होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा 3412। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नोजिक न्याय पात्रता के रूप में, माइकल वाल्जार न्याय का सामुदायिक दृष्टिकोण, थॉमस पोगे वैश्विक न्याय की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है लेनिन की जो रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उनके जो लेनिन की जो रचनाएं हैं उन्हें क्या करना है, उनकी रचनाओं को प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहली देखिए मटेरियलिज्म एंड एम्पोरियो क्रिटिसिज्म। मटेरियलिज्म एंड एम्पोरियो क्रिटिसिज्म जो पुस्तक है, देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 है। और देखिए सोशलिज्म एंड वार जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1915 है। व्हाट इज टू बी डॉन जो पुस्तक है 1902 की है। व्हाट इज टू बी डॉन 1902 की पुस्तक है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड जो रसिया पुस्तक है
यह 1899 की है, 1899 की है। तो पहले कौन सी आएगी? द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया आएगी, जो 1899 की है। तो हमारा देखिए इसमें सही क्या होगा, पहले 4 फिर 312, 4312 होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा 2 से ही होता है, 4312। एक बार और देख लेते हैं सन को हम लोग। देखिए जो इनकी पुस्तक है मैटेरियलिज्म एंड एम्पोरिया क्रिटिसिज्म, लेनिन की पुस्तक है यह, मैटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म। तो यह पुस्तक कब की है इनकी? द मैटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म जो पुस्तक है यह है 1909 की, 1909 की पुस्तक है मैटेरियलिज्म एंड एम्पोरियो क्रिटिसिज्म। सेकेंड पुस्तक है सोशलिज्म एंड वार, सोशलिज्म एंड वार जो पुस्तक है ये 1915 की है, सोशलिज्म एंड वार जो पुस्तक है ये 1915 की है। थर्ड पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन जो पुस्तक है ये इनकी 1902 की है, 1902 की है व्हाट इज टू बी डन। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया जो पुस्तक है ये 1899 की है, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1899 की है। ये देखिए ये लेनिन की पुस्तक का है, बुक का जो क्रम में यह व्यवस्थित है, यह पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक बार इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैटेरियलिज्म एंड एम्पोरिज्म क्रिटिसिज्म 1909, सोशलिज्म एंड वार 1915, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी वन 1902, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1899। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार का अर्थ है बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ क्या माना इन्होंने? बौद्धिक प्रवृत्ति, ठोस शैक्षणिक, दोनों, ये आंदोलन जो है दोनों है। इन्होंने राजनीतिक व्यवहार का अर्थ क्या माना है? तो बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन माना है। तो यह किसके द्वारा माना गया है, यह बात इसमें हमसे पूछी जा रही है। तो जो ये बात की गई है डेविड ईस्टन द्वारा, डेविड ईस्टन, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवहार का अर्थ है बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया है, विकास है न कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति, यह आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। यह कथन है किसका? तो डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन का कथन क्या है? डेविड ईस्टन का कथन है, इन्होंने व्यवहारवाद को परिभाषित किया है, उसके परिभाषा देते हुए कहा है कि यह जो व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, वह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया है, विकास है न कि अनुरक्षण है, आगे की दिशा में एक कदम है न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति, यह आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है, यह आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। तो यह दोनों हैं, यह बात करते हैं डेविड ईस्टन। उन्होंने आगे कहा कि जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है न तो राजनीतिक सोच को किसी स्वर्ण युग की ओर लौटने का प्रयास है और न ही इसका मंतव्य है कि किसी पद्धति दृष्टिकोण विशेष का विनाश करना। यह एक ऐसा सकारात्मक आंदोलन है जो प्रति सुधारों की अपेक्षा सुधारों पर जोर देता है, प्रति सुधारों की अपेक्षा सुधारों पर जोर देता है। इसको स्पष्ट करते हुए कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वह एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात करते हैं डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन, ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है कि धारणा का आशय क्या नहीं है, यह पूछा गया है। जो उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसके धारणा का आशय इनमें से क्या नहीं है, यह पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता। तो ये बात की थी इन्होंने। कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, यह भी बात की थी। कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, तो ये भी बात की थी इन्होंने। और जो फोर्थ है दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, तो अवधारणा जानते हैं, यह बात नहीं की थी जॉन रॉल्स ने। तो हमें क्या नहीं बतलाना था कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का जो पर्दा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, उसका आशय क्या नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा होगा, यह इनका आशय नहीं है वेल ऑफ इग्नोरेंस से संबंधित। तो देखिए जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय बतलाया है कि रॉल्स ने यह कल्पना की
कि मनुष्य जो है वह अज्ञानता के पर्दा के पीछे बैठा हुआ है, अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। वह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं, हितों, निपुणताओं, योग्यताओं इत्यादि से बिल्कुल बेखबर होता है। वह यह भी नहीं जानते कि वास्तविक समाज में कौन कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती है। अतः यदि उन्हें यह मालूम हो कि वे श्वेत या अश्वेत हैं, प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होगा कि समाज में किस किस आधार पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो यह इनकी जो धारणा है वेल ऑफ इग्नोरेंस से संबंधित यह धारणा है, तो जिसमें उन्होंने दल उनकी अच्छी की अवधारणा जानता है, इसकी बात उन्होंने नहीं की थी। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन, उसमें अभी कथन और कारण दिए गए हैं, इसके बारे में हमें बतलाना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जो कथन कहता है कि कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है। कार्लाइल ने बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत को क्या कहा है, तो सुकर सिद्धांत कहा है। और जो कारण है वह कहता है कि उसके अनुसार प्रसन्नता, हैप्पीनेस, आनंद, प्लेजर से बढ़कर है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर सही होगा, ये दोनों कथन देखिए सही है। जो कार्लाइल है उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को क्या कहा था, सुकर सिद्धांत कहा था। और जो उनके अनुसार जो प्रसन्नता या हैप्पीनेस है वह आनंद, प्लेजर से बढ़कर है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वह ए की सही व्याख्या करता है। देखिए जो बेंथम ने अपनी विख्यात की थी, इनकी जो फेमस बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। बेंथम की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, यानी नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांतों का परिचय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1789। उसके अंतर्गत प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस के इस विचार को नए संदर्भ में दोहराया गया कि मनुष्य का ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम का विचार था कि व्यक्ति की संतुष्टि की उपयोगिता का मानदंड है, व्यक्ति की संतुष्टि की उपयोगिता का मानदंड है। उनके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का कोई महत्व नहीं होता, उनके परिमाणात्मक अंतर पर ध्यान नहीं देना जरूरी है। यह बात करते हैं बेंथम। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी है हमें कथन और कारण का है। तो इसमें कथन ए जो कहता है कि गांधी जी के अनुसार प्रभुता अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करते हैं। और जो कारण है, कारण आर कहता है व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, व्यक्ति का अपने ऊपर क्या होता है, तो पूर्ण नियंत्रण होता है। तो देखिए जो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसमें भी देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर की जो व्याख्या वह ए करता है। देखिए जो अहिंसा के सिद्धांत में भी यह विचार निहित है, अहिंसा के सिद्धांत में यह विचार निहित है कि व्यक्ति अपने सहचरों को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाए। अतः जहां प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अहिंसा की भावना से प्रेरित होगा वहां बाह्य नियंत्रण की किसी अभिकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा और सामाजिक जीवन अपने आप में इस तरह से संचालित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकलाप संपूर्ण समाज हित की दिशा में अग्रसर होंगे। यह एक प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति होगी। तो ए और आर दोनों सही हैं और जो व्याख्या भी है वह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है इसमें ऑप्शन फर्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वह उत्तरदायी है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जो उत्तरदायी सिद्धांत है उसमें से तो ये सभी हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, यानी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेदार जो सिद्धांत है वह इतिहास कारक जो है वह इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यवाद प्राथमिकतावाद जो है वह चारों संबंधित है। तो हमारा आंसर इसमें 4 होगा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित जो कारक उत्तरदायी हैं वो उसमें इतिहासवाद है, नैतिक सापेक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद है और अति तथ्यात्मकतावाद है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषताएं हैं जो एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। तो देखिए जो अरस्तु थे उन्होंने जो एथेंस के नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, इनमें जो पूछा है तो देखिए किसी विशेष स्थान पर निवास करना, किसी विशेष स्थान पर निवास करना, तो यह भी इसके बारे में उन्होंने नहीं किया कि वह एथेंस के नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, यह बात पूछा गया है। तो पूरा नहीं करती तो यानी इसकी बात
उन्होंने नागरिक बनने के बारे में इसके बारे में नहीं बतलाया, यानी किसी विशेष स्थान पर वो निवास करता हो इसकी बात वो नहीं करते। वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार ये भी इन्होंने नहीं कहा है। वे जो महाधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं ये भी नहीं बात की, और किसी नागरिक के वंशज हैं ये भी बात उन्होंने नागरिकता से संबंधित नहीं की है। जो अरस्तु है इन्होंने वृद्धों, बालकों और महिलाओं को और सेना से भागे हुए जो कर्मचारी थे उन्हें नागरिकता से अलग किया है। बाकी इन सब की बात इन्होंने नहीं की है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। चारों की बात उनकी नागरिकता का जो उन्होंने अवधारणा दी उससे संबंधित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अम्बेडकर की रचनाओं को, उसमें हमने क्या देखा था अगले क्वेश्चन में, लेनिन की रचनाओं को व्यवस्थित करने का, और इसमें क्या देखा गया है, इसमें अम्बेडकर की रचनाओं को व्यवस्थित करने का। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इनकी जो द अनटचेबल्स जो बुक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 है द अनटचेबल्स का प्रकाशन वर्ष। हु वर द सुदराज, हु वर द नहीं होगा, हु आर द सुदराज होगा। हु वेयर सुदराज पूछा, हु वेयर द सुदराज जो बुक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। द अनटचेबल्स का जो प्रकाशन वर्ष क्या था 1948 है। हु आर सुदराज का जो है वो 1948 से 46 से। द अनटचेबल 1948, हु वर द सुदराज 1946, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 की पुस्तक है। और ए बुद्धा एंड हिज धर्मा जो बुक है वह 1957 की है। तो अनटचेबल्स 1948, हु वर द सुदराज 1946, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 और द बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957। तो जो हमारा इसमें क्या सही होगा, इसमें हमारा जो सही होगा पहले होगा 3214, यानी देखिए अनटचेबल 1948, हु वर द सुदराज 1946, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा 3214। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है 3214। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है। जो एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद है, समेकित वैज्ञानिक मानववाद है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा इसमें नव मानववाद के नाम से जाना जाता है समेकित वैज्ञानिक मानववाद को। एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। रॉय ने नव मानववाद की संकल्पना अपनी अनेक कृतियों के अंतर्गत प्रस्तुत की है। इनमें न्यू ह्यूमनिज्म, ए मैनिफेस्टो, नव मानववाद का घोषणा पत्र जो इनकी पुस्तक है, जो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। न्यू ह्यूमनिज्म, ए मैनिफेस्टो, नव मानववाद की घोषणा पत्र 1947। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, यानी तर्क, कल्पनावाद और क्रांति। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की समस्या। और साइंटिफिक पॉलिटिक्स यानी वैज्ञानिक राजनीति, जो इनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। कौन कौन सी, न्यू ह्यूमनिज्म, ए मैनिफेस्टो, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ये इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इसमें इन्होंने नव मानववाद को उत्कृष्ट मानववाद या आमूल परिवर्तनवादी मानववाद तथा वैज्ञानिक मानववाद की संज्ञा दी है। इनका मूल स्वर है मनुष्य की स्वतंत्रता है, जो उनकी सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में निहित है। मनुष्य की स्वतंत्रता जो है किसमें निहित है, तो मनुष्य की स्वतंत्रता सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में निहित है। यह बात करते हैं एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने समेकित वैज्ञानिक मानववाद को जो संज्ञा दी है नव मानववाद। ऑप्शन 4। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगेल के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं सही है। राज्य के बारे में हीगेल के सिद्धांत में राज्य के बारे में कौन सी विशेषताएं बतलाई गई है, सही है, यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो पहला है, राज्य एक महासंस्थान है। राज्य क्या है, एक महासंस्थान। तो हीगेल के सिद्धांत में जो विशेषताएं राज्य की बतलाई गई है उनमें एक राज्य एक क्या है, महासंस्थान है। उसके बाद यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह भी बात करते हैं। यह अपने आप में साध्य है। राज्य जो है वह अपने आप में क्या है, तो एक साध्य है, तो ये भी बात करते हैं। और फोर्थ जो है कि यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। यह बात भी करते हैं कौन, हीगेल।
तो यानी जो हीगल ने राज्य के सिद्धांत के बारे में बात की है, तो यह चारों कथन राज्य के सिद्धांत के बारे में हीगल को समर्थित करता है। तो ये चारों कथन हमारे सही होते हैं। देखिए राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत में, देखिए पहले आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारा 4C होगा, 1 2 3 4। अब देखिए राज्य के बारे में जो हीगल के सिद्धांत की विशेषताएं हैं, तो इन्होंने राज्य को एक महासंस्थान बतलाया और पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा माना है। राज्य को अपने आप में साध्य है, राज्य क्या है, अपने आप में साध्य है। और इन्होंने नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं हो, मतलब जो राज्य है वह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। तो यह भी सही है। हीगल मानते हैं कि राज्य एक ऐसा दायरा है जो सार्वभौमिक परामर्थवाद का प्रतिनिधित्व करता है। वे इसे मानवीय चेतना का आखिरी और सर्वोच्च पड़ाव मानते हैं। उनकी निगाह में राज्य हर व्यक्ति की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। हीगल क्या कहते हैं कि जो राज्य है वह हर व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन चारों सही है हीगल के राज्य संबंधी विचार से। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्राम्सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जो ग्राम्सी है उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए हमारा जो इसमें पहला दिया गया है कि सिविल सोसाइटी का गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सिविल सोसाइटी की गहन संबंध समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। तो देखिए हमें सही कथन बतलाने हैं, तो ये कथन सही है। ग्राम्सी ने यह बात कही है कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। और जो सेकेंड है कि सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, तो यह बात नहीं की गई है। ग्राम्सी द्वारा यह बात नहीं की गई है। हमें सत्य कथन बतलाना है, तो यह गलत है, तो इसे ये हमारा नहीं होगा। थर्ड है आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में स्ट्रगल संघर्ष होता है, तो यह कथन ग्राम्सी द्वारा कहा गया है। और फोर्थ है कि उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया है। तो सिविल सोसाइटी या राजनीतिक सोसाइटी जो शब्द है ग्राम्सी ने किसके द्वारा लिया है, तो किससे लिया है, तो हीगल से लिया है। तो यह सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, 1 3 एंड 4 सही हुआ, 1 3 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी 1 3 एंड 4। देखिए जो ग्राम्सी के संबंध में सिविल सोसाइटी की बात की गई है, ग्राम्सी ने जो सिविल सोसाइटी की बात की है, उन्होंने सिविल सोसाइटी का गहन समझ के बिना, उन्होंने कहा है कि अगर सिविल सोसाइटी की गहन समझ ना हो तो उसके बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने सिविल सोसाइटी को गैर सरकारी संगठन, महिला संगठन, नागरिक समितियों के मध्यम आय वर्गीय ट्रेड यूनियन, विभिन्न पेशेवर संगठन, व्यापारिक संघ और अन्य सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है। सिविल सोसाइटी की संकल्पना उन राजनीतिक दबाव समूहों की ओर इशारा करती है जो किसी भी दौर में राजनीतिक व्यवस्था को अपने हितों के अनुरूप बदलने में निर्णायक भूमिका जो है वह अदा करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हीगल ने बताया है कि सिविल सोसाइटी जो है वह पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था में पैदा होती है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति जो जैसे हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर होने के कारण इसमें सदा विषमताओं एवं संघर्ष की संभावना जो है वह बनी रहती है। इस प्रकार सिविल सोसाइटी से व्यवस्था के भीतरी विरोधाभास प्रकट होते हैं। यह समाज में नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्ता के ढांचे के बाहर एक तंत्र के रूप में काम करती है। तो ग्राम्सी ने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी जो शब्द लिया है वह किससे लिया है, तो हीगल से लिया है। तो ये कथन सही है हमारे 1 3 एंड 4। हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही होता है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं कौन सी इसमें सही है वह हमें पूछा गया हमसे। तो देखिए पहला दिया गया है कि इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। तो यह बात जो की गई है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के भौतिकवाद की विशेषताओं में यह सम्मिलित है। सेकेंड है कि उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। जो उत्पादन है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, यह भी संबंधित है मार्क्सवाद के भौतिकवादी सिद्धांत से। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। व्यक्ति जो है अकेले की तुलना में रहकर क्या करता है, तो अधिक उत्पादन करता है। तो यह बात भी करते हैं, भौतिकवाद से संबंधित है मार्क्स के। और धर्म जनता की अफीम है। धर्म जो है वह क्या है, जनता के लिए एक अफीम है। तो यह भी भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। यानी जो चारों कथन है वह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4 सही होगा। यानी 1 2 3 4 चारों को जो आंसर है वह सही है। देखिए मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं
मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वह जड़ तत्व को ऐसी स्थिति, जो जड़ तत्व है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वह जड़ तत्व को ऐसी स्थिर वस्तु के रूप में नहीं देखता जिसमें कोई परिवर्तन लाने के लिए बाहर से शक्ति लगानी पड़ी हो। इस संकल्पना के अनुसार जड़ तत्व की प्रकृति में ही ऐसे तनाव और अंतर्विरोध निहित हैं जो परिवर्तन की प्रेरक शक्ति का स्रोत हैं। और सेकेंड बात वो कहते हैं कि जो इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण होता है वह आर्थिक स्थितियों के द्वारा ही होता है। मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी विशेषताओं में यह सम्मिलित है कि जो इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण जो किया जाता है वह आर्थिक स्थितियों के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उत्पादन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप माना गया है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अत्यधिक उत्पादन करता है, ऐसी मान्यता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में व्यक्त की गई है। और उन्होंने धर्म को जनता के लिए क्या बतलाया है, तो अफीम बतलाया है। धर्म को अफीम के समान बतलाया है मार्क्स ने। तो ये चारों कथन जो है वह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं से संबंधित है। तो हमारा आंसर होता है 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास बेनिफिट लगी हो तो आप लोग जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।